काफ़ी अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। और इसी से जुड़ा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो जॉब ऑफ़र बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और बहुत सारे जो यंगस्टर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम जॉब करते हैं तो उनको जॉब ऑफ़र लेटर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो एज अ एचआर आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किस तरीके से कैंडिडेट को गाइड करते हैं कि ऑफ़र लेटर जब वो लेते हैं तो क्या क्या चीज़ उसमें बेसिकली उनको देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे ऑडियंस? देखिए, नॉर्मली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो एक कंसिडरेशन करती हैं वो ऑफ़र और अपॉइंटमेंट लेटर्स दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ऑफ़र जो होता है, जॉब ऑफ़र जो होता है, वो एक प्रकार का इनविटेशन होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपके स्किल्स को या आपके क्वालिटी को जज करते हुए अपने लेवल पे एक ऑफ़र रोल कर रही है। और अपॉइंटमेंट लेटर एक एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन की तरह होता है। अपॉइंटमेंट लेटर बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है जिसमें एम्प्लॉयर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एम्प्लॉई को, जिसको भी ऑनबोर्ड कर रहा है, जिसको भी न्यू ज्वाइनिंग को सिलेक्ट करके उनको ऑनबोर्ड कर रहा है, उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस के बारे में ब्रीफ एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर अपॉइंटमेंट लेटर को यूज़ करे, ताकि एक वो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, यानी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों के बीच में, और क्लैरिटी रहे उनके जॉब रोल से रिलेटेड, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड और कंपनी की पॉलिसीज से रिलेटेड। ऑफ़र लेटर की जो बेसिक कंडीशंस होती हैं, एक न्यू फ्रेश, स्पेशली कैंपस सिलेक्टेड स्टूडेंट्स या फ्रेश रिक्रूटमेंट्स के लिए, कि उन कैंडिडेट्स को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि ऑफ़र लेटर में एम्प्लॉयमेंट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशंस क्लियर है कि नहीं। जैसे जो कंपनसेशन उनको सैलरी ऑफ़र की जा रही है एनुअली या मंथली, वो किस तरीके से उसकी क्लैरिटी है कि नहीं है, उसमें किस प्रकार के डिडक्शंस, जैसे कुछ गवर्नमेंट मैंडेटरी डिडक्शंस होते हैं प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, टीडीएस टैक्सेशन से रिलेटेड, ईएसआईसी या अदर मेडिकल से रिलेटेड, तो वो सीटीसी में कंपनसेशन में उन्हें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि टेक्निकली उनका कितना कॉस्ट टू कंपनी बनाया जा रहा है, एनुअली कितना बन रहा है, मंथली कितना बन रहा है, और उसमें किस प्रकार के डिडक्शंस हो। कोई हाइड एंड सीक इस ऑफ़र में नहीं होनी चाहिए। एडिशन टू दैट, जॉब क्लैरिटी, अगर थोड़ा सा जॉब रोल के बारे में जानकारी हो कि डेजिग्नेशन क्या ऑफ़र की जा रही है, लोकेशन क्या ऑफ़र की जा रही है, और वर्किंग क्या रहेगी, वर्किंग शिफ्ट्स क्या रह सकती हैं, वर्किंग टाइम जोन क्या रह सकता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस ऑफ़र लेटर के अंदर बहुत ही कंपलसरी होती हैं। और हमेशा एक फ्रेशर जॉब सीकर को ये चारों पांचों कंडीशंस देखनी होती है। ओके, इसमें एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया सर, कॉस्ट टू कंपनी जो सीटीसी। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सैलरी पैकेज, जैसे कई लोग बोलते हैं हमें ऑफर किया हमें कॉलेज इतना, लेकिन जब हम जॉब करने गए तो हमारे अकाउंट में सैलरी में इतना रिडक्शन होकर आया। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मतलब बताया कुछ और था। तो थोड़ा सा कॉस्ट टू कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कुछ बताएंगे कि ताकि जो न्यू कमर उसको जो माइंड में, दिमाग में उसके कन्फ्यूजन आ रहा है वो थोड़ा सा दूर हो कि बेसिक जो आपका पैकेज है और जो आपका कॉस्ट टू हैंड जो आपका सैलरी आती है उसमें एक बेसिक क्या डिफरेंस है, उसमें बड़ा डिडक्शन वगैरह होते हैं, तो थोड़ा सा कुछ इसके अंदर बताएंगे? श्योर। देखिए, 3 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है कॉस्ट टू कंपनी, दूसरा होता है ग्रॉस, और तीसरी होती है इन हैंड सैलरी। तो जब एक एम्प्लॉयर, जब एक ऑर्गेनाइजेशन सीटीसी ऑफ़र करती है तो वो कॉस्ट टू कंपनी का सीधा इवैल्यूएशन होता है कि आप एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई पे वो ऑर्गेनाइजेशन कितने एक्सपेंसेस बेयर करेगी। अब कॉस्ट टू कंपनी में वो अपने कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन होते हैं स्ट्रेटेजरी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, या किसी भी प्रकार का अगर वो कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम दे रही है, ये सारे बेनिफिट्स कॉस्ट टू कंपनी का हिस्सा होते हैं। तो इन सारे कंपोनेंट्स जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का कंट्रीब्यूशन जुड़ा हुआ रहता है वो कहलाता है कॉस्ट टू कंपनी। लेकिन जब उसमें से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेस कर दिया जाता है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 बड़े बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, प्रोविडेंट फंड और ईएसआईसी। तो अगर पीएफ एम्प्लॉयर का पार्ट भी होता है और एम्प्लॉय का पार्ट भी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर वो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड स्कीम में जमा होता है। तो एम्प्लॉयर का हिस्सा जो होता है वो, और एम्प्लॉयर का ईएसआईसी का हिस्सा, जब वो कॉस्ट टू कंपनी से बाहर कर दिया जाता है तब बनता है ग्रॉस। और जब उस ग्रॉस सैलरी में से एम्प्लॉई का खुद का भी प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन और ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन कट जाता है तो वो बनती है नेट इन हैंड सैलरी।
सर ने यहाँ पे ECIC यूज़ किया, तो मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मेडिकल एक्सपेंस वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ मतलब जो है टेक्निकल उसका वर्ड है। और हम आज हमें बात करें तो मेडिकल इंश्योरेंस जो कंपनी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉय को या उसकी फैमिली को, तो वो सारी चीज़ उसके अंदर मेंशन होती है कि क्योंकि गवर्नमेंट का भी कंपल्सन है कि आजकल ECIC से आपको रजिस्टर होना है अगर आप एक अच्छा फर्म प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ में आती है। और इसी सीरीज़ का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो साइकोमेट्रिक एनालिसिस या नीड्स की बात होती है, तो उस वर्ड्स को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे आम जनता के लिए किस तरह से समझ सकते हैं इसको? जी, साइकोमेट्रिक असेसमेंट बेसिकली एक नीड बनती जा रही है आज के दिन में, और उसका बेसिक रीज़न जो रहा है साइकोमेट्रिक असेसमेंट का, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता जा रहा है क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिस कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट किया है, वो कैंडिडेट की काम करने को लेकर विलिंगनेस कितनी है। देखिए, हर जॉब रोल के, और स्पेशली ये फ्रेशर्स के साथ ज़्यादा ही देखने को मिला है कि ड्यूरिंग देयर एकेडमिक्स वो इंजीनियरिंग करते हैं या मैनेजमेंट की डिग्री लेते हैं, तो डिग्री लेने से एक नॉलेज लेवल बढ़ जाता है, उनको आइडिया हो जाता है, एक फेयर आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से काम ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। अगर आईटी की बात की जाए या इंजीनियरिंग की स्पेशली बात की जाता है, तो टेक्निकल नॉलेज उनको हो जाता है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे वो केमिकल इंजीनियर हो, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स हों, उन्हें बेसिक ओवरव्यू देने का काम एकेडमिक्स का होता है। लेकिन उस नॉलेज को हम स्किल में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, या वो नॉलेज स्किल में कन्वर्ट होना चाहता भी है, इसके लिए हमें उसका बिहेवियर जानने के लिए साइकोमेट्रिक असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने इसीलिए कहा कि फ्रेशर्स के केस में ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें जानना होता है कि एग्जैक्टली उनकी विलिंगनेस क्या है, उनकी विलिंग है, उनकी इच्छा शक्ति, उनका विल पावर है जॉब करने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए, या हम उन्हें नेक्स्ट लेवल पे कितनी जल्दी ले जा पाएंगे, उनमें लर्निंग कैपेसिटी कितनी है। या कई बार कहीं वो कंफ्यूज तो नहीं है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो मल्टीपल जगहों पे प्लान कर रहे हैं, जॉब्स के अलावा भी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या बैंक के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, या अपने फैमिली के किसी बिज़नेस को ओरिएंट करना चाहते हैं। तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो होता है ना, वो हमारे आगे आने वाले का समय बहुत बचाता है कि अगर वो जॉब सीकर नॉलेजेबल तो है लेकिन उसके स्किल्स शायद हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, या उसकी विलिंगनेस, उसका जो मेंटल लेवल है वो अभी विलिंगली नहीं है, विलिंग कर रहा है, या वो इच्छा नहीं रख रहा है जॉब करने के लिए, तो हमारे ऑफ़र बाउंस होना बच जाते हैं। और ऑफ़र के बाद जो उनकी ट्रेनिंग्स होती है, वो उस ट्रेनिंग्स में जो एफर्ट्स यूज़ होने होते हैं वो रह जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए साइकोमेट्रिक असेसमेंट आजकल एक बहुत ट्रेंड में हो गया है कि इंटरव्यू का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना दिया गया है, ताकि दोनों तरफ से, एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों की एनर्जी और दोनों के एफर्ट्स जो हैं वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएं। तो काफ़ी अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया कि कैसे साइकोमेट्रिक एनालिसिस काम करता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और इंडस्ट्री में कैसे नए लोगों को सिलेक्शन, इंडस्ट्री सिलेक्शन में उनको हेल्प करता है। और काफ़ी अच्छा लगा सुयश जी, आपने काफ़ी अच्छे से काफ़ी चीज़ों में डिस्कस किया और काफ़ी चीज़ें बताई आपने किस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस रन करता है। और आपका कुछ एक अपकमिंग वेंचर है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ ऑडियंस को बताना चाहते थे तो कुछ वर्ड उस पर बोल सकते हैं। जी, कुछ लगभग 17-18 साल आईटी इंडस्ट्री में एचआर में काम करने के बाद जब मैंने खुद का वेंचर किया, तो ये रिक्रूटमेंट के चैलेंजेस मेरे सामने भी आए, और आए दिन हम लोग रेगुलरली लर्न करते जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशंस की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इनरिच हुई हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के जॉब रोल्स भी क्रिएट हुए हैं। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये चीज़ें और ज़्यादा इनरिच होने वाली हैं और बहुत सारे नए जॉब रोल्स क्रिएट होने वाले हैं। तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल जॉब सीकर्स, एंड वो अगर अपने स्किल्स को कीप ऑन अपडेट करते जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली, तो डेफिनेटली आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने वाली हैं। थैंक यू सर। एट लास्ट हम जानना चाहेंगे कि एचआर कम्युनिटी के लिए कुछ कहना चाहते हैं, और इंदौर की ऑडियंस जो कि इस पॉडकास्ट सीरीज़ को देखने वाली है, कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे एट लास्ट? देखिए, इंदौर तो शुरू से ही फेवरेट रहा है और एक बेस्ट टेस्टिंग मार्केट के तौर पे रहा है। जिस तरीके से इंदौर का कल्चर है कि जो ज़िद कर लेता है इंदौर का कल्चर, तो देखा ही है आपने कि सफाई में देश में नंबर 1 चल रहा है पिछले 6 सालों से, और डेफिनेटली 7वीं बार भी होगा। और ये एंटरप्रेन्योरों का शहर है। इस शहर ने बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप्स को डेवलप किया है। आईटी इंडस्ट्री एक अपकमिंग इंडस्ट्री बन गई है हमारे यहाँ। इससे पहले भी मैन्युफैक्चरिंग को भी हाथों हाथ लिया, और जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं इवन इंदौर के, वो भी बहुत अच्छा मॉडर्न बिजनेस में कन्वर्ट हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे इंदौर के एचआर्स के लिए बस एक ही चीज़ रहेगी कि वो जितना ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे वर्कआउट देखें,
उतना ज़्यादा हम इस इंडस्ट्री को ग्लोबल कर सकते हैं। और अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए ओपन है, तो हमारे नेक्स्ट मूव में हमें इंटरनेशनल कल्चर को भी एक्सेप्ट करना है और अडॉप्ट करना है। हमारी ट्रेडिंग में जो हमारी लीडिंग है, जो हमारे ट्रेंड में अगर हम इंटरनेशनल कल्चर को भी अडॉप्ट करते हैं, डाइवर्जन अगर लाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं कल्चर में, तो डेफिनेटली आने वाला टाइम इंदौर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सुरेश जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आज एचआर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छे वैलिड पॉइंट्स आपने रिक्रूटमेंट के ऊपर डिस्कस किए यहाँ पे। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इंटरव्यूज़ को देखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे वो आज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। आपने बताया रिक्रूटमेंट के बारे में और इंदौर के बारे में आपने जो बताया कि एचआर इंडस्ट्री के लिए जो शब्द का है उसका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा उनको। तो ये आज के इंटरव्यू के अंदर हमने डिस्कस की और आने वाले टाइम में हम और भी लोगों को एचआर इंडस्ट्री से लेके आएंगे अपनी सीरीज़ में। तो हमारी सीरीज़ जो चल रही है एचआर पॉडकास्ट सीरीज़ है, जिस जो सीरीज़ हम रन कर रहे हैं नॉलेज बडी रनिंग अकेडमी इन एसोसिएशन विद टैलेंट मैक्स। थैंक यू।